हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे संघ सरकार संसद। बेसिकली संसद क्या है इसके बारे में आप जानने वाले हैं। यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट। संसद का ये चैप्टर जो है इसमें संसद क्या है इसका अर्थ, ठीक है, उसके कार्य क्या होते हैं, संसद की शक्तियाँ क्या होती है, यह तो आप जानने ही वाले हैं। साथ ही साथ संसद के अंग यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के बारे में भी आप जानने वाले हैं। इससे पहले जो चैप्टर अपलोड हुआ था राष्ट्रपति, संघीय सरकार, राष्ट्रपति, उसको आप जाकर देख सकते हैं चाहे तो। उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। तो भारत की जो संसद है उसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति तथा 2 सदन। 2 सदन कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। तो भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से हुए? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद देश की शासन की नींव होती है। संसद के 3 सत्र होते हैं, ठीक है। भारत के जो संसद है उसके 3 सत्र होते हैं। जनवरी में बजट सत्र, जुलाई से अगस्त तक मानसून सत्र, ठीक है। आपने न्यूज़ में सुना होगा, टीवी वगैरह में या फिर पेपर्स में देखे होंगे, मानसून सत्र चल रहा है। तो जनवरी में जो है बजट सत्र, जुलाई से अगस्त मानसून सत्र और नवंबर से दिसंबर में शीतकालीन सत्र जो है इसका आयोजन किया जाता है, इसको आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सत्र कितने होते हैं? 3 सत्र होते हैं संसद के। जनवरी में बजट सत्र, जुलाई से अगस्त तक मानसून सत्र और नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने का और उसको स्थगित यानी पोस्टपोन करने का या लोकसभा को भंग करने का शक्ति यानी पावर होता है। संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। संसद किसे कहा जाता है? संघ की जो विधायिका होती है उसको संसद कहा जाता है। और राष्ट्रपति जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया उसमें बताया था कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था जो है, संघीय शासन व्यवस्था में शासकीय शक्ति जो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, शासकीय शक्ति केंद्र और राज्य सरकार में विभाजित होता है यानी बटा होता है, ठीक है। तो ये संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। और भारत की संसद कहाँ है? संसद भवन नई दिल्ली में भारत की संसद भवन स्थित है, ठीक है। तो इस चैप्टर में संसद के कार्य एवं शक्ति के साथ साथ लोकसभा के कार्य एवं शक्ति एवं राज्यसभा के कार्य एवं शक्ति के बारे में भी आप जानने वाले हैं, क्योंकि ये भी संसद के ही अंग होते हैं, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। संसदीय संस्थाएं भारतीय शासन तंत्र के सदा घूमते रहने वाले पहिए हैं, ठीक है। संसद की जो संस्थाएं होती है वो भारत की शासन तंत्र के सदा घूमते रहने वाले पहिए हैं। इन संस्थाओं के कार्य परिणामों का लेखा जोखा हमारे नूतन गणराज्य में जनतंत्रात्मक उद्यम के लिए महत्व का दस्तावेज है। हमारे संविधान के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है और यह संसद द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर संगठित की गई है, ठीक है। द्विसदनात्मक सिद्धांत यानी कि 2 सदन के सिद्धांत, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा शामिल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। संविधान के अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 में लिखा है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ठीक है। अनुच्छेद 79 में क्या लिखा है? संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा क्या है? सदन है। और 79 में क्या लिखा गया है? 79 आर्टिकल में लिखा है, संसद के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। भारत में संसदात्मक लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण इफेक्टिव बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय कोऑर्डिनेशन करना सिद्धांततः आवश्यक था, जरूरी था। इसलिए राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न भाग बनाया गया। भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति, क्या संसद संप्रभु है?
कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इज इंडियन पार्लियामेंट अ सॉवरेन बॉडी। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया था ना कि सॉवरेंटी वाला चैप्टर संप्रभुता क्या है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया क्या संसद जो है संप्रभु है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जनतंत्रात्मक प्रणाली का केंद्र बिंदु राष्ट्र की संसद है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के अनुसार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जनतंत्रात्मक प्रणाली जो होती है उसका केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट जो है राष्ट्र की संसद है। प्रशासन की बागडोर चाहे किसी दल या वर्ग के हाथ में हो, जब तक संसद के अधिकार अक्षुण्ण है और कार्यक्षेत्र तथा कार्य संचालन की दृष्टि से उसका स्वरूप संप्रभु है, वह राष्ट्र बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकता है। संसद की संप्रभुता पर विचार ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसा कि सर एडवर्ड कोक का मत है, संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। डी लोमे ने तो ब्रिटिश संसद के बारे में यहाँ तक कह डाला कि संसद सभी कुछ कर सकती है, सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि किनके अनुसार ब्रिटिश संसद के बारे में क्या कहा था, किसने कहा था। डी लोमे ने कहा था कि संसद सभी कुछ कर सकती है, सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। वस्तुतः ब्रिटिश संसद को जो अप्रतिबंधित शक्तियाँ प्राप्त हैं, इसे ही संसदीय सार्वभौमिकता या संप्रभुता कहा गया है। संसद जो कुछ चाहे, जिस किसी भी रूप में चाहे, विधि निर्माण कर सकता है तथा ब्रिटिश संसद जो कुछ विधि स्वीकृत करेगी वह देश का कानून होगा। भारत में संसदीय ढांचे की शासन पद्धति को अपनाया गया है जो बहुत कुछ ब्रिटिश नमूने पर आधारित है, लेकिन फिर भी हमारी शासन व्यवस्था नितांत संसदीय नहीं है। भारतीय संविधान का स्वरूप किसी विदेशी संविधान का अनुसरण मात्र न होकर अपने में एक अनुपम और नवीन प्रयोग है। हमारे संविधान निर्माता जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया, हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे, उन्हें मालूम था कि ब्रिटिश ढंग की संसदीय प्रभुता स्वीकार करने में अनेक संस्थात्मक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती है। संविधान के निर्माण करने वाले जो थे संविधान निर्माता, वे तो भारत के लिए व्यावहारिक शासन व्यवस्था चाहते थे जो कि भारतीय वातावरण में पोषित हो सके। इसी कारण भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद की भांति संप्रभु नहीं बनाया गया। भारतीय संसद की संप्रभुता का प्रश्न अनेक अवसरों पर वाद विवाद का कारण बना है। केशवानंद भारती के मामले में पालकीवाला ने इसी प्रश्न को उठाते हुए संसद की शक्तियों को मर्यादित बताया। उनके अनुसार संसद के क्षणिक बहुमत द्वारा बुनियादी मानव स्वतंत्रता का हरण नहीं किया जा सकता एवं संसद संविधान के अनिवार्य और स्थायी तत्वों को संशोधित नहीं कर सकती। महान्यायवादी नीरेन डे का मत था कि संसद के संविधान संशोधन के आधार पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। प्रायः भारतीय संसद की स्थिति की तुलना ब्रिटिश संसद से की जाती है जो उचित नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है और विधि की दृष्टि से संसद को सार्वभौम प्रभुता प्राप्त है। डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार भारत में प्रभुता केवल जनता में निहित है। संसद के अधिकार संविधान निर्दिष्ट मात्र है। नॉर्मन डी पामर ने लिखा है कि भारतीय संसद विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है तथा महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है। यद्यपि इसका मुख्य कार्य भारत राज्य क्षेत्र के लिए विधियों का निर्माण करना है, तथापि इस दृष्टि से इसके कार्यों पर अनेक सीमाएं हैं। ठीक है, भारत की संसद का क्या कार्य है? ये भारत राज्य क्षेत्र के लिए विधियों यानी कानूनों का निर्माण करता है। संघीय प्रणाली तथा संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्रदान करने से इनकी शक्तियाँ सीमित हो गई है। ठीक है, हमारे संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण जुडिशल रिव्यू की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके कारण संसद की शक्तियाँ जो है सीमित हो गई है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियों तथा कांग्रेस दल के प्रचंड बहुमत के कारण भी संसद की शक्तियाँ सीमित हो गई है।
संक्षेप में भारतीय संसद की सार्वभौमिकता पर कतिपय मर्यादाएं इस प्रकार है। लिखित संविधान। संसद देश के लिखित संविधान की शिशु है। संसद की सार्वभौमिकता हमारे लिखित संविधान के विभिन्न प्रावधानों द्वारा सीमित है। संविधान के अनुच्छेद 245(1) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है, क्लियर किया गया है कि व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग संसद संविधान के अनुसार करेगी। अमेरिकी शासन प्रक्रिया के सदृश भारतीय प्रणाली में भी दो प्रकार के कानूनों में अंतर पाया जाता है। ये दो प्रकार के कानून साधारण कानून और संवैधानिक कानून के नाम से जाने जाते हैं। साधारण कानून का निर्माण संवैधानिक कानून के अंतर्गत स्थापित विभिन्न व्यवस्थापिकाओं द्वारा किया जाता है। अतः यह स्वाभाविक है कि संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्थापिकाएं संविधान के विरुद्ध कानून का निर्माण नहीं कर सकती। संघवाद संबंधी प्रावधान। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राज्य सूची के विषयों पर संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित हो गई है। प्रोफेसर टी.के. टोपे ने लिखा है कि भारतीय संसद एक संघीय संविधान के अंतर्गत विधायिका है। ब्रिटिश संसद के तुल्य इसकी शक्तियां असीमित नहीं हैं। संविधान में संशोधन। संविधान के कतिपय अनुच्छेदों के संशोधन के लिए संसद को राज्य विधानमंडल के पुष्टिकरण पर निर्भर रहना पड़ता है। संविधान के वे अनुच्छेद जिनका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है, यदि उनमें कोई संशोधन करना हो तो संसद को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन प्राप्त करना पड़ता है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। संसद द्वारा पारित संविधान विरुद्ध विधि को भारत का सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। संसद यदि संविधान के विरुद्ध कोई कानून जो पारित करे उसको सर्वोच्च न्यायालय जो होता है अवैध घोषित कर सकता है। संसदीय विधियों को हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता देना आवश्यक है। बी.के. मुखर्जी के अनुसार यह निर्णय करना न्यायपालिका का काम है कि अमुक कानून वैधानिक है या नहीं। न्यायालय के इस अधिकार को न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कहते हैं। यह सर्वविदित है कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती आदि मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित किया अथवा संसद की शक्ति पर प्रतिबंध लगाए। राजनीतिक परिसीमाएं। संसद की शक्ति पर राजनीतिक परिसीमाएं। राजनीतिक दृष्टि से भी संसद लोकमत के प्रतिकूल विधियों का निर्माण नहीं कर सकती। उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी समुचित सम्मान करना होता है। संसद पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का भी नियंत्रण यानी कंट्रोल रहता है। प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन का विघटन करवा सकता है। यह सत्य है कि हमारी संसद की शक्तियों का क्षेत्र लिखित संविधान एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन इसका यह अभिप्राय या मतलब नहीं है कि संसद केवल अनुमोदन करने वाली एवं प्रचार करने वाली संस्था मात्र बन गई है। वस्तुतः भारत में संसद वह नींव है जिस पर हमारे लोकतंत्र की भव्य इमारत खड़ी है। संसद वह स्रोतस्विनी है जो अपनी अविरल, निर्मल और उन्मुक्त धारा से भारतीय लोकतंत्र के हर खेत को सींचती है, जिससे राष्ट्र को पोषण मिलता है। संसद हमारे देश का ऐसा केंद्र बिंदु है जहां जनता की आत्मा का वास है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में संसद एक दल की नहीं, एक बल की नहीं, किंतु सभी की है और इसलिए वह सार्वभौम है। यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भारत का संसद जो है, भारतीय संसद की शक्तियाँ अन्य संघीय व्यवस्थापिकाओं से अधिक है। अमेरिकी कांग्रेस तथा ऑस्ट्रेलियन संसद राज्य संबंधी विषयों पर कानून निर्माण नहीं कर सकती, जबकि भारतीय संसद को विशिष्ट परिस्थितियों में राज्यों के लिए कानून निर्माण करने का अधिकार है। निष्कर्ष स्वरूप
कह सकते हैं कि कार्य एवं शक्ति के दृष्टिकोण से भारतीय संसद की स्थिति संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य की है। दोनों ही प्रकार की अतियों से संविधान निर्माताओं ने संसद की स्थिति की सुरक्षा की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार संसद की असली प्रभुसत्ता इसी में निहित है कि वह अपने और जनता के अधिकारों के बीच भेद ना करे। यदि प्रजातंत्र को अस्थिर और सफल बनाना है तो संसद को अपने अधिकारों की रक्षा के साथ साथ प्रजा की आवाज़ सुनने को भी सदा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो भारत की जो संसद है वह संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य है। ठीक है, इसकी स्थिति कहाँ है? भारतीय संसद की संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य, उसके बीच। ठीक है, दोनों प्रकार की अतियों यानी संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता दोनों प्रकार की जो अति है उससे संविधान निर्माताओं ने संसद की स्थिति की सुरक्षा की है। भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियाँ, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, किंतु यह विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है तथा महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है। इसकी शक्तियाँ इस प्रकार हैं। अभी संसद की शक्तियों की चर्चा होगी, ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। संसद को संघीय सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद को सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संकट काल की उद्घोषणा के काल में राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। जब कभी 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद से किसी विषय के बारे में कानून बनाने की प्रार्थना करे तो संसद कानून बना सकती है। इसी प्रकार जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के किसी विषय विशेष पर कानून बनाने का अनुरोध करे तो संसद कानून बना सकती है। संसद को वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण, पूरा कंट्रोल प्राप्त है। सभी कर संबंधी यानी टैक्स रिलेटेड प्रस्ताव तथा अनुदानों की मांगे संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावी होती है, क्योंकि संविधान के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कर लगाया जाएगा और न एकत्रित किया जाएगा। संसद ही प्राक्कलन और लोक लेखा समिति को नियुक्त करती है तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर, उनके रिपोर्ट पर विचार कर उचित कार्यवाही करती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त में से खर्च का अधिकार नहीं होता है। कार्यपालिका शक्तियाँ। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, अतः मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, मंत्रिमंडल जो है संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद के अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं तथा उसे उत्तरदायी बनाए रखते हैं। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा सरकार की आलोचना कर सकते हैं। संसद सदस्य बजट को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत करके और सरकारी विधेयक में संशोधन करके अपना विरोध प्रदर्शित यानी अपना विरोध जता सकते हैं, विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। राज्यों से संबंधित शक्तियाँ। संविधान में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राज्यों की इच्छा के बिना भी वह उनकी सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है, नवीन राज्य का निर्माण कर सकती है
तथा किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण का भी अधिकार है। संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ। संविधान के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में भी संशोधन कर सकती है। यहाँ तक कि संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको भी संसद संशोधित कर सकती है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान संशोधन तो कर ही सकती है, साथ ही साथ संविधान के जो संशोधन की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है इसका अमेंडमेंट की, उसको भी संसद संशोधित कर सकता है। निर्वाचन संबंधी कार्य। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई है। संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंश हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। महाअभियोग का अधिकार। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जा सकता है। इसी प्रकार उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाअभियोग लगाने तथा उन्हें पदच्युत करने का प्रस्ताव भी संसद पारित कर सकती है। इस प्रकार संसद की उपयुक्त शक्तियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय संसद की शक्तियाँ एवं कार्य विस्तृत है, ब्रॉड है। संसद सार्वजनिक विवाद स्थल का कार्य करती है। इस दृष्टि से संसद लोकप्रिय भावना के दर्पण तथा शिक्षक के रूप में कार्य करती है, परंतु यह बात महत्वपूर्ण है कि संसद को लिखित संविधान के अंतर्गत ही अपनी कार्यवाहियाँ चलानी पड़ती है। जब भी संविधान के जरिए संसद के कार्य में रुकावट पैदा होती है तब संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। मतलब संविधान को जब संविधान के जरिए संविधान की वजह से यदि संसद के कार्य में रुकावट हो, बाधा हो, तब संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद का गठन। कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा तथा लोकसभा होंगे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 ये कहता है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण जो है राष्ट्रपति और राज्यसभा तथा लोकसभा मिलकर करेंगे। ठीक है, इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की तरह राज्य के औपचारिक प्रधान को संसद का अंग माना गया है। 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी और वर्तमान समय में संघात्मक विधानों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की जाती है। अतः इनसे प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान भी संघीय क्षेत्र में एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना करता है, जिसका उच्च सदन राज्यसभा है जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं तथा निम्न सदन लोकसभा है जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। संसद के जो अंग होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब राज्यसभा और लोकसभा का गठन आप इसमें जानेंगे। ठीक है, राज्यसभा का गठन। कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। ठीक है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन आजकल यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। बाकी के जो सदस्य हैं, शेष सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली निर्वाचित होते हैं।
ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिन क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती वहां पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष निर्वाचक मंडल गठित किए जाते हैं। हमारे संविधान में इकाइयों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है और अमेरिका के समान भारत में संघ की छोटी बड़ी सभी इकाइयों को द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। इस संबंध में संविधान यह व्यवस्था करता है कि एक राज्य की जनसंख्या के प्रथम 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्ति के लिए एक और उसके बाद हर 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के अनुसार राज्यसभा के गठन में चार सिद्धांत निहित है: अर्धसंघीय सिद्धांत, प्रतिनिधित्व सिद्धांत, संयुक्त पुनर्विचार और नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत तथा प्रख्यात और विशिष्ट व्यक्तियों को भारतीय राज्य व्यवस्था से संबद्ध करने का सिद्धांत। राज्यसभा के गठन का निकट से अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यद्यपि इसके निर्वाचन की प्रक्रिया भिन्न है, फिर भी यह लोकसभा से मूलतः भिन्न नहीं है। हाल ही में राज्यसभा के निर्वाचन की दृष्टि से 2 संशोधन किए गए हैं। पहला, राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए अब यह आवश्यक नहीं है कि उसका नाम उस राज्य विशेष की मतदाता सूची में हो जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, अर्थात उसका नाम भारत के किसी भी राज्य की मतदाता सूची में हो सकता है। दूसरा, राज्यसभा के लिए अब होने वाला मतदान गुप्त होने के बजाय खुला एवं पारदर्शी होगा। नवंबर 2011 में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को राज्यसभा में इस प्रकार प्रतिनिधित्व प्राप्त है। योग्यताएं और कार्यकाल, क्वालिफिकेशंस एंड टर्म्स। ठीक है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त किस प्रकार होगा? यदि इसकी योग्यताएं दी हुई है, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो, दिवालिया ना हो, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाए। अनुच्छेद 102 के अनुसार संघ अथवा राज्यों के मंत्री पद लाभ के पद नहीं समझे गए हैं तथा यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य उपयुक्त योग्यताएं रखता है अथवा नहीं, तो यह प्रश्न निर्णय के लिए राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा तथा राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय के ओपिनियन के आधार पर, उसके बेसिस पर जो निर्णय देगा वह अंतिम निर्णय होगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। इसे स्थायी सदन इसलिए नहीं माना गया है कि इसकी अवधि के पूर्व राष्ट्रपति इसे भंग नहीं कर सकते और पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यद्यपि 6 वर्ष है, लेकिन उनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पदनिवृत्त हो जाएंगे और नवीन 1/3 सदस्य पद ग्रहण करेंगे। पदाधिकारी, ऑफिसर्स। संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति को अपने वेतन का 50% अर्थात पूर्व उपराष्ट्रपति को 2 लाख रुपए प्रति माह पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा का उपसभापति जब सभा का सदस्य नहीं रह जाता तो उसका पद रिक्त यानी खाली हो जाता है। वह स्वयं भी त्यागपत्र दे सकता है अथवा सभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है।
यदि सभापति अनुपस्थित रहता है अथवा ऐसे समय में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, राज्यसभा का उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है तथा यदि कभी उपसभापति का स्थान रिक्त हो तब राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि में से वेतन दिया जाएगा। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति को वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो सामान्यतः विधानमंडलों के अध्यक्षों को प्राप्त रहते हैं, जैसे कि सदस्यों को भाषण देने की अनुमति प्रदान करना, कार्यप्रणाली संबंधी प्रश्नों को तय करना, वाद विवाद को सुसंगत बनाए रखना, विचाराधीन प्रश्न पर मतदान का परिणाम घोषित करना। राज्यसभा की गणपूर्ति अपनी सदस्य संख्या की 1/10 हिस्सा है, ठीक है, यानी 10 में से 1 है। राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ, लोकसभा और राज्यसभा में संबंध, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, रिलेशंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गई है। राज्यसभा कार्य और शक्तियों का अध्ययन इस प्रकार किया जा सकता है। राज्यसभा की विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ दी गई है। अवित्तीय विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवहार में स्थिति यह है कि सामान्यतया सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। यदि दोनों सदनों में से किसी विधेयक के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 महीने की अवधि के अंदर दूसरे सदन के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है और संयुक्त बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है, अनुच्छेद 108 के अनुसार। इस प्रकार औपचारिक दृष्टि से अवित्तीय विधेयक के संबंध में दोनों सदन समान स्तर पर है, लेकिन व्यवहार में राज्यसभा की स्थिति दो बातों की दृष्टि से निर्बल है, यानी कमज़ोर है, ठीक है। पहला बात यह है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति द्वारा यह कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर किया जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अतः बहुत अधिक संभावना इस बात की है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने के संबंध में मंत्रिपरिषद लोकसभा के दृष्टिकोण को ही अधिक ध्यान में रखेगी, ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई विधेयक राज्यसभा से स्वीकृत लेकिन लोकसभा से अस्वीकृत हो गया है तो संभावना इस बात की है कि इस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा और विधेयक अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि संयुक्त बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है और लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या से दुगनी से भी अधिक होने के कारण इस विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृति लोकसभा की इच्छा के अनुसार ही होगी। इस प्रकार कानूनी दृष्टि से अवित्तीय विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में प्रैक्टिकली राज्यसभा किसी विधेयक को पारित करने में अधिक से अधिक 6 माह का विलंब कर सकती है। यह लोकसभा द्वारा इच्छित विधेयक के पारित होने में स्थायी बाधा नहीं डाल सकती। अभी तक केवल 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहली बार 1961 में दहेज निषेध विधेयक डॉरी अबॉलिशन बिल के संबंध में मतभेद दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई थी। 2 दिन की बैठक में मतभेद दूर हो जाने पर विधेयक पारित कर दिया गया।
दूसरी बार मई 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर विचार के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई। संयुक्त बैठक में यह विधेयक उसी रूप में पारित हो गया जिस रूप में इसे लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था। तीसरी बार 26 मार्च 2002 को आतंक निरोधक विधेयक पोटा को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। संविधान संशोधन की शक्ति, पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति, पावर जो है प्राप्त है। संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में संशोधन प्रस्ताव गिर जाएगा। व्यवहार के अंतर्गत जब अब तक प्रैक्टिकली अब तक 3 बार संविधान संशोधन के प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद की स्थिति पैदा हुई। पहला 1970 में प्रीवी पर समाप्त करने से संबंधित संविधान संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा में पारित होकर जब राज्यसभा में गया तब राज्यसभा के द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा 1978 में जब लोकसभा द्वारा 45वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर राज्यसभा में भेजा गया तो राज्यसभा के द्वारा इस संशोधन विधेयक को 5 संशोधनों सहित पारित किया गया। ऐसी स्थिति में लोकसभा और शासन के सम्मुख 2 मार्ग थे। समस्त संशोधन विधेयक को छोड़ दिया जाए या उसे उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाए जिस रूप में उसे राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया है। लोकसभा के द्वारा दूसरे मार्ग को अपनाया गया यानी उसे उसी रूप में स्वीकार कर लिया गया जिस रूप में उसे राज्यसभा ने पारित किया था। तीसरा 1989 में 64वें एवं 65वें संविधान संशोधन विधेयकों को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बावजूद राज्यसभा से 2/3 समर्थन नहीं मिला। इस प्रकार राज्यसभा के द्वारा संविधान संशोधन के संबंध में अपनी शक्ति का परिचय दिया गया। अब तक केवल एक संविधान संशोधन विधेयक 41वां संविधान संशोधन विधेयक जो बाद में छोड़ दिया गया राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया है। से सभी लोकसभा में वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर, राज्यसभा को कतिपय महत्वहीन वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। यद्यपि संविधान द्वारा ही इस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल यानी कमजोर स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे। लोकसभा के द्वारा स्वीकृत होने पर वित्तीय विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह उन प्रस्तावों को माने या ना माने। इस दृष्टि से भारत की राज्यसभा की स्थिति ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी निर्बल यानी कमज़ोर है, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा वित्त विधेयक पर 1 महीने तक विचार किया जा सकता है। संवैधानिक इतिहास में राज्यसभा के द्वारा पहली बार 1977-78 के वार्षिक बजट में 6 संशोधनों की सिफारिश की गई, लेकिन लोकसभा ने राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन रद्द कर दिए। कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर्स, संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अतः भारत में मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है।
अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। अतः कार्यकारिणी पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। विविध शक्तियाँ, मिसलेनियस पावर्स। उपयुक्त शक्तियों के अलावा राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर कर सकती है। ये शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग केवल तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा से ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। 1 माह से अधिक की अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में केवल राज्यसभा का अनुमोदन ही आवश्यक है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए दिए गए आदेश को भी यथाशीघ्र यानी जितना जल्दी हो सके संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाना चाहिए। बम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद राज्य की विधानसभा का विघटन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन न कर दिया जाए। विशेष अधिकार, स्पेशल पावर। अंत में राज्यसभा को 2 ऐसे अनन्य अधिकार भी प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है और जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है। इस प्रकार की शक्तियों का संबंध देश के संघीय ढांचे से है और राज्यसभा को राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते जो 2 शक्तियाँ प्राप्त है वे इस प्रकार है। अनुच्छेद 249 आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लागू होता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित ना कर दे तब तक संसद या भारत सरकार किन्हीं नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती है। राज्यसभा की शक्तियों के इस अध्ययन से यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन वरन द्वितीय महत्व का सदन ही है। शक्तियों की दृष्टि से इसकी स्थिति ब्रिटिश लॉर्ड सभा और अमेरिकी सीनेट के बीच में ही कहीं है। वास्तव में संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यसभा को प्रथम सदन के सहायक और सहयोगी सदन की भूमिका ही प्रदान की गई है, प्रतिद्वंदी सदन की नहीं। लोकसभा की तुलना में निर्बल होते हुए भी राज्यसभा की स्थिति और उसकी शक्तियों का महत्व है। पायली के शब्दों में राज्यसभा एक निरर्थक सदन या व्यवस्थापन पर केवल रोक लगाने वाला सदन ही नहीं है, वास्तव में राज्यसभा शासन तंत्र का एक आवश्यक अंग है, केवल दिखाने मात्र का दूसरा सदन नहीं है।
वास्तव में संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यसभा को प्रथम सदन के सहायक और सहयोगी सदन की भूमिका ही प्रदान की गई है, प्रतिद्वंदी सदन की नहीं। लोकसभा की तुलना में निर्बल होते हुए भी, कमजोर होते हुए भी राज्यसभा की स्थिति और उसकी शक्तियों का महत्व है, इम्पोर्टेंस है। पायली के शब्दों में राज्यसभा एक निरर्थक सदन या व्यवस्थापन पर केवल रोक लगाने वाला सदन ही नहीं है। वास्तव में राज्यसभा शासन तंत्र का एक आवश्यक अंग है, केवल दिखाने मात्र का दूसरा सदन नहीं है। राज्यसभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन। राज्यसभा की स्थिति प्रारंभ से ही पर्याप्त विवाद का विषय रही है। यद्यपि संविधान सभा का एक बहुत बड़ा बहुमत राज्यसभा की स्थापना के पक्ष में था, लेकिन दूसरी ओर सदस्यों के द्वारा द्वितीय सदन की उपयोगिता पर संदेह व्यक्त करते हुए एक सदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना के प्रस्ताव भी लाए गए थे। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य डॉक्टर अंबेडकर भी द्वितीय सदन के बहुत अधिक पक्ष में नहीं थे। संविधान लागू किए जाने के बाद भी अनेक बार इसकी आलोचना करते हुए इसे समाप्त कर देने तक की बात कही गई है। राज्यसभा के प्रति की गई आलोचनाओं का प्रमुख रूप से दो रूपों में अध्ययन किया जा सकता है। रचना संबंधी आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन। रचना की दृष्टि से राज्यसभा की बहुत अधिक आलोचना की जाती है और इस प्रकार की आलोचना के अनेक आधार हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम यह कहा जाता है कि संघात्मक व्यवस्था में द्वितीय सदन का गठन संघात्मकता अर्थात राज्यों की समानता के सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन भारत में राज्यसभा के गठन में अमेरिका की सीनेट या ऑस्ट्रेलिया संघ के द्वितीय सदन के समान संघात्मकता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। राज्यसभा का गठन दलगत आधार पर होता है और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा दलगत आधार पर ही कार्य किया जाता है। श्री गिरधारी लाल के शब्दों में यह राज्यसभा नहीं बल्कि राज्य विधानमंडलों के राजनीतिक दलों की एक सभा है। ऐसी स्थिति में राज्यसभा के गठन का विशेष उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। द्वितीय, राज्यसभा के अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं और इस बात का बहुत अधिक डर रहता है कि किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धन की शक्ति या अन्य भ्रष्ट साधनों के आधार पर राज्यसभा का चुनाव जीत लिया जाएगा। व्यवहार में ऐसी कुछ घटनाएं प्रकाश में आई है। तृतीय, राज्यसभा के सदस्यों को राज्य विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। इस संबंध में दोष यह है कि भारतीय संघ के कुछ राज्यों की विधानसभाओं में क्षेत्रीय दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के कारण ये क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय व्यवस्थापिका में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेते हैं, जिसे राष्ट्रीय हित में नहीं कहा जा सकता। चतुर्थ, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और मनोनयन की प्रणाली नितांत अप्रजातांत्रिक है। कार्यपालिका के द्वारा अपनी शक्ति का कई बार दुरुपयोग किया गया है। पंचम, व्यवहार के अंतर्गत राज्यसभा का प्रयोग एक राजनीतिक शरणगृह के रूप में किया गया है। राज्यसभा में प्रायः ऐसे लोगों को स्थान दिया जाता है जो प्रत्यक्ष चुनाव से दूर भागते हैं या उन्हें प्रत्यक्ष चुनाव में जनता द्वारा स्वीकार कर दिया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक दलों, विशेष रूप से सत्तारूढ़ पक्ष के द्वारा अवकाश प्राप्त अयोग्य तथा विशेष गुटों के प्रतिनिधियों को इस सभा में स्थान देकर राज्यसभा को केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का साधन बना लिया जाता है। शक्ति संबंधी आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग पावर। संविधान के द्वारा राज्यसभा को जो अधिकार एवं शक्तियां प्रदान की गई है, उसके आधार पर इसे एक निरर्थक तथा अनुपयोगी सदन कहा जाता है। सही रूप में राज्यसभा की स्थिति यह है कि यह साधारण विधेयकों के संबंध में 6 महीने तथा वित्त विधेयकों के संबंध में 14 दिन की देरी लगा सकती है। यह मंत्रिमंडल को नाम मात्र के लिए प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इसे मंत्रिपरिषद को पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसके द्वारा जिन अन्य कार्यों को किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना, राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना,
या अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव पारित करना। उनके संबंध में आलोचकों का कहना है कि यह कार्य संविधान द्वारा स्थापित अन्य किन्हीं भी संस्थाओं या अधिकारियों को सौंपे जा सकते हैं। केवल इन कार्यों को करने के लिए राज्यसभा के अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं है। आलोचकों के अनुसार राज्यसभा की समाप्ति से भारतीय संविधान के कार्यकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्वितीय, राज्यसभा को वित्तीय और अवित्तीय विधेयकों के संबंध में देर लगाने की जो शक्ति प्राप्त है वह हानिकारक सिद्ध हुई है और जो विशेष परिस्थितियों में बहुत अधिक हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तृतीय, आलोचकों के अनुसार लोकसभा की कार्यविधि और गठन इस प्रकार का है कि इसके द्वारा कानून निर्माण में न तो अनावश्यक जल्दबाजी को अपनाया जा सकता है और न ही निरंकुशता को। अतः लोकसभा पर थोड़ा या अधिक अंकुश रखने के लिए राज्यसभा का कोई औचित्य नहीं है। व्यवहार में लोकसभा तथा राज्यसभा में संबंध। प्रैक्टिकली लोकसभा तथा राज्यसभा में क्या रिश्ता है, कैसा संबंध है, चलिए जानते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा इन प्रैक्टिस। राज्यसभा के विरुद्ध एक अतिरिक्त तर्क यह है कि व्यवहार के अंतर्गत अनेक बार लोकसभा और राज्यसभा में आपसी विरोध की स्थिति उत्पन्न होती रही है। मॉरिस जोन्स लिखते हैं कि संस्थाओं का यह स्वभाव होता है कि वे निष्ठाओं को जन्म देती है और जब दो संस्थाओं की स्थिति प्रायः समान होती है तो उनमें मतभेदों का उत्पन्न हो जाना सर्वथा स्वाभाविक है। सर्वप्रथम इस प्रकार की स्थिति 1953 में उत्पन्न हुई जब राज्यसभा ने अपने सदस्य और विधि मंत्री श्री विश्वास को निर्देश दिया कि वे लोकसभा में उपस्थित न हों। द्वितीय घटना भी 1953 में ही घटी जबकि राज्यसभा ने एक प्रस्ताव पास कर मांग की कि या तो राज्यसभा की अलग लोक लेखा समिति होनी चाहिए या वर्तमान लोक लेखा समिति में राज्यसभा के भी 7 सदस्यों को प्रतिनिधित्व देकर इसे लोकसभा की लोक लेखा समिति के स्थान पर संसद की लोक लेखा समिति का रूप दिया जाना चाहिए। लोकसभा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए इसे असंवैधानिक बताया। अंत में पंडित नेहरू ने हस्तक्षेप कर इस व्यवस्था को अपनाया कि लोक लेखा समिति तो लोकसभा की ही समिति रहेगी, लेकिन इस समिति को सहयोग देने के लिए राज्यसभा अपने 7 सदस्यों को नामांकित करेगी। 1954 में जब लोकसभा के सदस्य श्री NC चटर्जी ने राज्यसभा को उत्तरदायी आचरण का दोषी बताया और 1963 में जब श्री HV कामथ ने राज्यसभा की तुलना ब्रिटिश लॉर्ड सभा से की तब भी ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न हो गई। राज्यसभा अपनी स्थिति के प्रति कुछ आवश्यकता से अधिक ही सजग रही है और कभी कभी इसने लोकसभा के कार्यों में अनुचित रूप से बाधा डाली है। इस प्रकार की एक स्थिति 1970 में देखी गई जबकि राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित प्रीवी पर समाप्ति का संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकार कर दिया। ऐसी स्थिति में अनेक सदस्यों ने राज्यसभा को आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बाधक बताते हुए इसे समाप्त करने की मांग की। मार्च 1973 में कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य विभूति मिश्रा ने एक गैर सरकारी प्रस्ताव रखा जिसमें मांग की गई कि संवैधानिक संशोधन के आधार पर राज्यसभा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सन 1977 से 79 के वर्षों में लोकसभा और राज्यसभा की दलीय संरचना में भेद रहा और इस स्थिति ने दोनों सदनों के बीच विरोध की घटनाओं को जन्म दिया। सर्वप्रथम राज्यसभा ने बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के संबंध में लोकसभा के विचार का विरोध किया और 1977-78 के वार्षिक बजट में भी संशोधन किए, लेकिन इन दोनों बातों के संबंध में राज्यसभा का विचार स्वीकार नहीं हुआ। इसके बाद 1978 में लोकसभा ने 45वां संशोधन विधेयक पारित कर राज्यसभा में भेजा। तब राज्यसभा ने इस विधेयक को 5 संशोधनों सहित पारित किया और लोकसभा को राज्यसभा द्वारा किए गए ये संशोधन स्वीकार करने पड़े। इसी प्रकार विशेष अदालत विधेयक में भी राज्यसभा के द्वारा जो संशोधन किए गए लोकसभा ने उन्हें स्वीकार कर लिया। फरवरी 1980 में भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार राज्यसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में ऐसे वाक्य जुड़वाए जो नई सरकार की आलोचना करते हैं।
75 के मुकाबले 80 के बहुमत से जोड़े गए ये वाक्य है। लेकिन खेद है कि अभिभाषण में गैर कांग्रेसी शासन वाली राज्य विधानसभाओं में दल बदल की चिंतापूर्ण कोशिशों का कोई उल्लेख नहीं है, ना ही उसमें संघीय सिद्धांतों की घोर उपेक्षा करते हुए मनमाने ढंग से राज्य विधानसभाएं भंग करने की कोशिशों पर ही चिंता प्रकट की गई है। अभिभाषण यह आश्वासन भी नहीं देता कि सरकार संविधान को तोड़ने मरोड़ने और लोकतंत्रीय सिद्धांतों तथा आधार का उल्लंघन करने वाली इन कोशिशों को प्रोत्साहन नहीं देगी। इन संशोधनों का महत्व इतना है कि ये वाक्यांश संसदीय कार्यवाही में दर्ज हो गए, पर राजनीतिक दृष्टि से यह राज्यसभा के स्वतंत्र चरित्र को उजागर करते हैं और राजनीतिक स्थिति में हुए भारी परिवर्तन के बावजूद शक्ति संतुलन बनाए रखने की चेष्टा का परिचय देते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तथा दोनों सदनों के सदस्यों के चुनाव की पद्धतियों का जो भेद है, उसके कारण भविष्य में भी इन सदनों की दलीय संरचना में भेद हो सकता है और इसके कारण दोनों सदनों में आपसी विरोध की स्थितियां पैदा हो सकती है। राज्यसभा का महत्व और औचित्य, इम्पोर्टेंस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इस प्रकार की आलोचनाओं और कभी कभी लोकसभा और राज्यसभा में पारस्परिक विरोध यानी एक दूसरे के विरोध की घटनाओं के बावजूद राज्यसभा का अस्तित्व पर्याप्त उपयोगी और लाभदायक रहा है। यदि यह देवताओं का सदन नहीं बन पाई तो दूसरी ओर इसने अपने आप को दुष्टों और प्रतिक्रियावादियों का सदन भी नहीं बनने दिया है। राज्यसभा का महत्व और औचित्य पूर्णतया स्पष्ट है। प्रथम, राज्यसभा को संविधान के संशोधन के विषय में लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। द्वितीय, राज्यसभा में से भी मंत्रियों की नियुक्तियां की जाती है। 1966 में जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुई, उस समय वे राज्यसभा की ही सदस्य थी। 1996 में प्रधानमंत्री मनोनीत होने के बाद HD देवगौड़ा राज्यसभा के ही सदस्य बने तथा जब अप्रैल 1997 में इंद्र कुमार गुजराल का प्रधानमंत्री पद पर मनोनयन हुआ तो वे उस समय राज्यसभा के ही सदस्य थे। तृतीय, इस परंपरा से भी राज्यसभा के महत्व का आभास होता है कि केंद्रीय मंत्री प्रायः राज्यसभा में उपस्थित रहते हैं और विचार विमर्श तथा वाद विवाद में भाग लेते हैं। इस प्रकार राज्यसभा सरकारी नीतियों तथा कार्यों पर प्रभाव डालने में समर्थ है और व्यवहार में अनेक बार इसने शासन की नीतियों तथा कार्यों को प्रभावित किया है। राज्यसभा उन सभी कार्यों को करती है जो परंपरागत रूप में द्वितीय सदन के द्वारा किए जाते हैं और भारत जैसे विशाल और संघात्मक व्यवस्था वाले देश के लिए संघात्मक व्यवस्थापिका का द्विसदनात्मक होना नितांत स्वाभाविक और आवश्यक है। सामान्यतया राज्यसभा का कार्यकरण सफल रहा और इसके अस्तित्व के औचित्य पर भी कोई संदेह नहीं किया जाता है। प्रोफेसर जितेंद्र रंजन ने इस संबंध में लिखा है कि यह ना तो अमेरिकी सीनेट की भांति अत्यधिक शक्तिशाली है और ना ही ब्रिटिश लॉर्ड सभा या फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्रीय परिषद की भांति अत्यधिक दुर्बल। जापानी व्यवस्था की तरह द्वितीय सदन की निषेधात्मक शक्ति वीटो पावर को हमारे संविधान में स्वीकार नहीं किया गया है। इसे सिर्फ दोहराने की पर्याप्त शक्ति दी गई है, निषेध की नहीं। राज्यसभा न केवल रचना की दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक श्रेष्ठ द्वितीय सदन है, बल्कि यह आधुनिक प्रजातंत्र के योग्य तथा द्वितीय सदन के उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से भी सर्वाधिक संतुलित द्वितीय सदन है। आवश्यकता इस बात की है कि राज्यसभा के द्वारा अपने आप को लोकसभा का सहायक और सहयोगी समझा जाए, प्रतिद्वंदी नहीं। पंडित नेहरू ने 6 मई 1953 को राज्यसभा में बिल्कुल ठीक ही कहा था कि दोनों सदनों के द्वारा परस्पर सहयोग के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक नहीं बल्कि दोनों एक साथ मिलकर ही भारत की संसद का निर्माण करते हैं और भारतीय संसद के रूप में जाने जाते हैं। लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। संघीय संसद के निम्न सदन या लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया गया है।
लोकसभा की सदस्य संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रही है। संविधान में उपबंध है कि लोकसभा के 530 से अधिक सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रीति से चुने जाएंगे और 20 से अनधिक सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से होगा जैसे संसद विधि द्वारा उपबंध करे। इसके अतिरिक्त इसके अलावा राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 से अनधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो, ऐसी संविधान में परिकल्पना की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक जनगणना के अनुसार परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन संसद के आदेश के अनुसार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में आवश्यक परिवर्तन करेगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग की देखरेख और संसद की अंतिम स्वीकृति के अधीन किया जाता है। 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा अगली लोकसभा की सदस्य संख्या के संबंध में निर्णय लिए गए हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 82 में संशोधन करते हुए व्यवस्था की गई है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या 2001 तक वही रहेगी जो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई थी। यह व्यवस्था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के आधार पर की गई है, जिससे किन्हीं राज्य को जनसंख्या में वृद्धि के आधार पर लोकसभा या विधानसभाओं में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो सके। वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व तथा भविष्य के संबंध में किए गए निर्णयों को उपयुक्त तालिका के आधार पर समझा जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है, अडल्ट माना गया है। अब लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखे गए हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे कि लोकसभा का एक सदस्य कम से कम 5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। इस संबंध में अधिकतम सीमा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाती रहेगी। मूल संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखने थे, लेकिन बाद में यह अवधि बढ़ा दी गई। संविधान के 95वें संविधानिक संशोधन द्वारा अब आरक्षण 25 जनवरी 2020 तक के लिए कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 81 में उल्लेख किया गया है कि प्रतिनिधित्व का अनुपात यथासंभव समस्त देश में समान रखने का प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन यह बात उन राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी जिनका जनसंख्या 60 लाख से कम है। इसी प्रकार अनुच्छेद 330 द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के लिए स्थानों के आरक्षण रिजर्वेशन के संबंध में जो व्यवस्था की गई है वह नागालैंड पर लागू नहीं है, क्योंकि 1971 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की 88.6% जनसंख्या जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। 31वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार यह व्यवस्था असम के जनजाति क्षेत्रों नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम क्षेत्र पर भी लागू न होगी। निर्वाचक तथा सदस्यों की योग्यता, इलेक्टर्स एंड क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबर्स। लोकसभा के चुनाव में उन सभी सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा जो भारत के नागरिक हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक है, जो पागल और दिवालिया नहीं हैं और जिन्हें संसद के कानून द्वारा किसी अपराध, भ्रष्टाचार या गैर कानूनी व्यवहार के कारण मतदान से वंचित नहीं कर दिया गया है। लोकसभा की सदस्यता के लिए संविधान के अनुसार जो योग्यताएं होनी चाहिए वे आवश्यक है। जो योग्यताएं आवश्यक है वो इस प्रकार है। वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, ठीक है। लोकसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं बताई जा रही है। वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण ना किए हुए हो, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल ना ठहराया गया हो तथा पागल ना हो।
इन योग्यताओं के अतिरिक्त अलावा अन्य योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार संविधान के द्वारा संसद को दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत संसद ने 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट पास कर संसद के सदस्यों के लिए जो योग्यताएं निश्चित की है वे इस प्रकार है। अनुसूचित जाति से संबंधित सुरक्षित स्थानों के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य हो। इसी प्रकार जनजाति से संबंधित सुरक्षित स्थान के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे जनजाति के सदस्य हो। ये व्यक्ति समस्त भारतीय क्षेत्र में किसी भी स्थान से अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हो सकते हैं। असम की जनजातियों के लिए सुरक्षित स्थान के उम्मीदवार बनने के लिए उसी जनजाति का होना और उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या उस जिले के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। किसी स्थान से उम्मीदवार होने के लिए भारत में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है, अर्थात किसी निर्वाचन क्षेत्र से उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। निर्वाचन संबंधी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित समय अथवा जीवन भर के लिए संसद का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उसने किसी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक सजा न पाई हो और उसे जेल से छूटे हुए 5 वर्ष से अधिक हो गए हो। उसे सरकार से संबंधित किसी ठेके में हिस्सेदार न होना चाहिए और न सरकार से संबंधित किसी कारखाने में उसका हित होना चाहिए। उसे बेईमानी या राजद्रोह के कारण सरकारी नौकरी से ना निकाला गया हो। इस प्रकार से अपराध के 5 वर्ष बाद ही वह संसद की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। कार्यकाल टर्म 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के पूर्व तक लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था, लेकिन इस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। अब 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा पुनः यह 5 वर्ष कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय के पूर्व पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 7 बार 1970, 1977, 1979, 1990, 1997, 1999 और 2004 में किया गया। संकट काल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक न होगी। लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं और इस संबंध में नियम यह है कि लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का 10वां भाग है। लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा। भारतीय संसद के 2 सदनों में लोकसभा लोकप्रिय सदन है क्योंकि इसके गठन का आधार जनसंख्या है और लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, इलेक्ट होते हैं वे। संसदीय व्यवस्था का यह निश्चित सिद्धांत है कि कानून निर्माण और प्रशासन पर नियंत्रण की अंतिम शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होती है। भारतीय संविधान द्वारा भी लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में उच्च स्थिति प्रदान की गई है। संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, लेकिन लोकसभा संसद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। लोकसभा की शक्तियाँ तथा उसके कार्यों का अध्ययन इस प्रकार किया जा सकता है। लोकसभा की विधायी शक्ति लेजिस्लेटिव पावर। संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघ सूची, संवर्ती सूची, अवशेष विषयों और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण कर सकती है। यद्यपि संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्रदान की गई है। संविधान में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। लेकिन
इसके साथ ही दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की व्यवस्था है और लोकसभा में सदस्य संख्या राज्यसभा की संख्या की दुगनी से भी अधिक होने के कारण सामान्यतया इस बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय लोकसभा की इच्छा के अनुसार ही होता है। इस प्रकार कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति लोकसभा के पास है और राज्यसभा साधारण अवित्तीय विधेयक को 6 महीने तक रोके रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते रहे हैं। वित्तीय शक्ति, लोकसभा की वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। भारतीय संविधान के द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है और इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि उसे वित्त विधेयक को प्राप्ति की तिथि के 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को लौटा देना होगा। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करना या ना करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान यह भी व्यवस्था करता है कि यदि वित्त विधेयक को प्राप्त होने के बाद 14 दिन के अंदर राज्यसभा सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना लोकसभा को ना लौटाए तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। वार्षिक बजट और अनुदान संबंधी मांगे भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती है और इस प्रकार के समस्त व्यय यानी खर्च की स्वीकृति देने का एकाधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, पावर ऑफ कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में और सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा उनकी आलोचना कर सकते हैं। संसद सरकारी विधेयक अथवा बजट को स्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके अथवा किसी सरकारी विधेयक में कोई ऐसा संशोधन करके जिससे सरकार सहमत ना हो अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती है। वह काम रोको प्रस्ताव एडजॉर्नमेंट मोशन पास करके भी सरकारी नीति की गलतियों को प्रकाश में ला सकती है। अंतिम रूप से लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत ही लोकसभा, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आदि की रिपोर्ट पर विचार करती है। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ एक और लोकसभा को सामान्य विधेयक पारित करने का अधिकार प्राप्त है, वहाँ दूसरी ओर संविधान में संशोधन और परिवर्तन करने का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन कार्य संसद के द्वारा ही किया जा सकता है और इसी अनुच्छेद में उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जिसे संविधान के संशोधन में अपनाना होता है। संविधान के संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उन्हें तभी पारित समझा जाएगा जबकि उन्हें संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। संविधान के अधिकांश प्रावधानों में अकेली संघीय संसद के द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। केवल कुछ ही प्रावधानों में संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है।
भारतीय संसद की संविधान संशोधन संबंधी शक्ति पिछले वर्षों बहुत अधिक वाद विवाद का विषय रही है। इस प्रकार के वाद विवाद का एक प्रमुख बिंदु यह रहा है कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाला संवैधानिक संशोधन कर सकती है अथवा नहीं। 1951 और 1965 में तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संसद की शक्ति को स्वीकार किया था, लेकिन 27 फरवरी 1967 को गोलकनाथ विवाद में बहुमत से निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद कोई ऐसा संवैधानिक संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो। 1971 में 24वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया गया। 24वें संवैधानिक संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन 22 अप्रैल 1973 के ऐतिहासिक निर्णय में इसे वैध घोषित किया गया। लेकिन इसके साथ ही इस निर्णय में यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मूल स्वरूप या उसके आधारभूत ढांचे को ही बदल दे या नष्ट कर दे। निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य, फंक्शन एज एन इलेक्टोरल कॉलेज। लोकसभा निर्वाचन मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है। अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है तथा उन्हें पदच्युत भी कर सकती है। जनता की शिकायतों का निवारण, रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, अतः उनके द्वारा जनता की शिकायतें, जनता के विचार और भावनाएं सरकार तक पहुंचाई जाती है। लोकसभा के सदस्यगण इस बात की चेष्टा करते हैं कि सरकार अपनी नीतियों का निर्माण एवं कार्यों का संपादन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए करे। यदि सैद्धांतिक अध्ययन के स्थान पर वास्तविक अध्ययन किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि लोकसभा सबसे अधिक प्रमुख रूप में यही कार्य संपादित करती है। विविध कार्य, मिसलेनियस फंक्शंस। लोकसभा कुछ अन्य कार्य भी करती है जो इस प्रकार है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है और उसे पदच्युत भी कर सकती है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे तो इस प्रस्ताव का लोकसभा द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकार कराना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने के बाद स्वयं अपने ही समाप्त मान ली जाती है। यदि राष्ट्रपति सर्वक्षमा एमनेस्टी देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद से लेनी आवश्यक है। लोकसभा की शक्तियों के उपयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग। जनता का प्रतिनिधि सदन होने के कारण लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण, शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अंग है। व्यवहार की दृष्टि से यदि लोकसभा को संसद कह दिया जाए तो अनुचित न होगा।